जाक देरिदा एक ऐसे सोचने वाले थे जिन्होंने डिकंस्ट्रक्शन नाम का तरीका निकाला। ये तरीका किसी भी लिखी हुई या फिलॉसफी की किताब की आलोचना करने के लिए ही नहीं, बल्कि सियासी सिस्टम की भी जांच करता है। डिकंस्ट्रक्शन शब्द को लेकर देरिदा ने कभी कभी दुख भी जताया, लेकिन इसका नाम इतना मशहूर हुआ कि उनकी सोच ने हर जगह असर दिखाया। फिलॉसफी, लिटरेचर, आर्ट, खासकर आर्किटेक्चर और पॉलिटिक्स की समझ में देरिदा खुद भी बहुत मशहूर हो गए। लोग बड़ी तादाद में उनकी बातें सुनने आते थे। उन पर फिल्में और टीवी प्रोग्राम भी बने। डिकंस्ट्रक्शन सिर्फ आलोचना करने तक ही नहीं रुका, बल्कि ये भी सोचता है कि इंसान खुद को कैसे समझता है और अपने बारे में सोचता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि डिकंस्ट्रक्शन इंसाफ को सामने लाने की कोशिश करता है, क्योंकि असली इंसाफ पूरी तरह पाना मुमकिन नहीं होता। देरिदा का जन्म 15 जुलाई 1930 को अल्जीरिया के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनकी लिखी बातें अक्सर खुद अपनी जिंदगी की कहानी भी होती थीं। जैसे कि अपनी एक किताब में उन्होंने बताया कि स्कूल टाइम में जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ की हुकूमत ने कई भाषाओं पर रोक लगा दी थी, जिसमें उनकी भी भाषा शामिल। इस वजह से उनकी पढ़ाई भी बीच में रुक गई थी। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद देरिदा ने फिलॉसफी पढ़ना शुरू किया। फिर उन्होंने पेरिस जाकर दाखिला लेने की कोशिश की। पहली बार में वो पास नहीं हुए, दूसरी बार में कामयाब हो गए। उन्होंने अपने साथियों के बारे में भी लिखा और ये भी बताया कि कैसे एक और बड़े सोचने वाले ने एग्जाम से पहले उन्हें हौसला दिया था। उस वक्त उनके साथ कई और मशहूर सोचने वाले भी पढ़ाई कर रहे थे। फ्रांस में उस जमाने में फिलॉसफी के एक खास तरीके पर ज्यादा चर्चा होती थी और देरिदा ने भी उस पर खूब ध्यान दिया। उन्होंने अपनी थीसिस भी इसी पर लिखी थी, हालांकि बाद में वो पूरी नहीं हो पाई। पढ़ाई के दौरान उन्हें अपने टीचर से काफी सीख मिली। देरिदा ने बाद में भी कहा कि उन्होंने कुछ दूसरे फिलोसफर को उतना नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी उनके और दूसरों के सोच में कुछ मेल जरूर मिलता है। देरिदा ने एक बार एक बहुत लंबा इंट्रोडक्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने दिखाया कि भाषा और सोच में क्या गहरा रिश्ता होता है। 1960 का दशक इन सोचने वालों के लिए बहुत ही खास रहा। इस वक्त देरिदा ने फूको के साथ पढ़ाई की और उनकी सोच पर एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने फूको की सोच की आलोचना की। इसी वजह से देरिदा और फूको के रिश्ते में दूरी आ गई, जो कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई। उस समय देरिदा ने हाइडेगर और लेविनास को भी ध्यान से पढ़ा। फिर देरिदा ने लेविनास के बारे में एक लंबा लेख लिखा, जिसमें उन्होंने उनकी सोच की सराहना भी की और कुछ अलग राय भी रखी। इसी लेख के बाद देरिदा और लेविनास में गहरी दोस्ती हो गई। 37 साल की उम्र में देरिदा ने एक साथ 3 किताबें लिखी, जिनमें पहली बार उन्होंने डिकंस्ट्रक्शन शब्द का इस्तेमाल किया। ये शब्द बहुत तेजी से मशहूर हो गया और उनकी सोच की पहचान बन गया। देरिदा की लिखने का तरीका आम फिलोसफरों से अलग था। इसमें तर्क से ज्यादा एहसास और साहित्य की तरह बातें होती। इस वजह से लोग उन्हें या तो बहुत पसंद करते थे या बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। देरिदा खुद बताते हैं कि 70 के दशक में उन्होंने अपने लिखने का एक अलग अंदाज बनाया। उनकी एक किताब में उन्होंने 2 कॉलम में लिखा, एक तरफ हेगेल की सोच और दूसरी तरफ एक उपन्यासकार की बातें। एक दूसरी किताब में उन्होंने बहुत सारे प्रेम पत्र लिखे, जो किसी को सीधे नहीं भेजे गए थे। बाद में उनका लिखने का तरीका फिर थोड़ा सीधा हो गया, लेकिन उसमें भावनाओं की गहराई हमेशा बनी रही। साल 1978 के बाद देरिदा ने हाइडेगर की सोच पर भी गहराई से लिखा। खास तौर पर उन्होंने सेक्स और रेस जैसे मुद्दों पर हाइडेगर की सोच की आलोचना की, लेकिन नए नजरिए भी दिए। देरिदा ने हुसर्ल और उनकी सोच पर भी काम किया, लेकिन इस पर लिखी उनकी किताब के बाद कई लोगों ने उनकी आलोचना की। फिर भी देरिदा अपनी सोच में कई बार हुसर्ल का नाम लेते रहे। उनका एक लेख जिसमें उन्होंने सिग्नेचर और भाषा की बात की, वो भी बहुत चर्चा में रहा।
सिग्नेचर इवेंट कॉन्टेक्स्ट नाम की किताब में देरिदा ने हुसल के बारे में थोड़ी बात की, लेकिन असली ध्यान ऑस्टिन की स्पीच एक्ट थ्योरी पर था। देरिदा ने इन दोनों सोचों के बीच में ये बात निकाली कि दोनों ही अपने अपने तरीके से कुछ बातों को सही नहीं मानते। स्पीच एक्ट थ्योरी का उस वक्त फ्रांस की फिलॉसफी पर अच्छा असर था और देरिदा ने भी अपनी सोच में इस फर्क को कई बार बताया। इस लेख का अंग्रेजी अनुवाद नए जर्नल में छपा, जिसके बाद सैम वेबर ने जॉन सर्ल को इसका जवाब लिखने को कहा। सर्ल ने देरिदा की सोच में कई गलतियां बताई, जिसके जवाब में देरिदा ने लंबा जवाब लिखा। इस जवाब में देरिदा ने सर्ल की आलोचना की और बताया कि उन्होंने असल मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया। इससे देरिदा को अपनी सोच के मिल रहे विरोध से निराशा भी हुई, खासकर जब उन्हें एक बड़े सम्मान के लिए चुना गया और कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन इसके बाद भी देरिदा को वो सम्मान मिला। 60 के दशक में देरिदा ने पढ़ाना शुरू किया। बाद में पेरिस की एक बड़ी संस्था में वे फिलॉसफी के डायरेक्टर बने और ये जिम्मेदारी आखिरी समय तक निभाई। 70 के दशक से देरिदा ने अमेरिका की कई यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में उनका गहरा जुड़ाव हो गया और वहां उनके नाम का आर्काइव बना। 70 के दशक में ही देरिदा ने एक रिसर्च ग्रुप के साथ काम किया, जिसमें स्कूल और कॉलेजों में फिलॉसफी कैसे पढ़ाई जाती है, इस पर रिसर्च की गई। इस रिसर्च के आधार पर उन्होंने कई लेख लिखे। बाद में पेरिस में एक नई फिलॉसफी संस्था बनाने में भी उनकी अहम भूमिका रही और वे उसके पहले डायरेक्टर भी बने। 90 के दशक में देरिदा की सोच 2 रास्तों पर आगे बढ़ी, एक था राजनीति और दूसरा धर्म। ये दोनों बातें उनके काम में मिलती जुलती दिखती हैं। आप एक शोमर से बोलो, दोनों बातें उनके काम में मिलती जुलती दिखती हैं। उन्होंने बताया कि आज की दुनिया में भी मार्क्स की सोच की आलोचना जरूरी है और इसे नए ढंग से देखने की जरूरत है, जिससे लोकतंत्र की एक नई उम्मीद बने। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में भी देरिदा ने बहुत सी अहम बातें लिखी। उन्होंने मेहमान नवाजी की सोच को भी नए तरीके से बताया। अपनी आखिरी किताबों में उन्होंने ये भी दिखाया कि कानून में हमेशा रोक लगाने की संभावना होती है, जिससे कभी कभी सबसे लोकतांत्रिक देश भी गलत फैसले ले सकते हैं। जानवरों की जिंदगी पर भी उन्होंने गहराई से लिखा और मौत की सजा जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए कि असली सजा। उनकी आखिरी पढ़ाई में उन्होंने जानवर और सत्ता के बीच का रिश्ता समझाया। 2002 में देरिदा को एक गंभीर बीमारी का पता चला था। इसके बाद उनकी मौत हो गई। उनके जाने के बाद उनकी जिंदगी की किताबें लिखी गई। 60 के दशक के आखिर में देरिदा बहुत मशहूर हो गए थे जब उनकी 3 किताबें छपीं। इसी वक्त और भी बड़े सोचने वालों की किताबें आईं, जिससे इस समय को फिलॉसफी का खास दौर माना जाता है। एक सोचने वाली ने इस जमात को कभी न बिकने वाले यानी बिल्कुल सच्चे लोग कहा। अपनी आखिरी बातचीत में देरिदा ने खुद भी इस शब्द की खासियत बताई थी। उन्होंने कहा था कि इस सोच में एक ऐसी आदत है जिसमें कोई भी दबाव या डर किसी को अपनी बात को आसान या कम नहीं करने देता। इसलिए इसमें गहराई, विरोधाभास और उलझने खास होती हैं। देरिदा के मुताबिक आज के समय में भी ये आदत बहुत जरूरी है। देरिदा ने एक लेख में इवेंट यानी घटने वाली बात और मशीन यानी बार बार होने वाली चीज के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। उन्होंने पूछा कि क्या हम एक साथ दोनों चीजों के बारे में सोच सकते हैं, यानी वो जो सिर्फ एक बार होता है और वो जो मशीन की तरह बार बार दोहराया जाता है। हमारे लिए ये दोनों बातें बिल्कुल अलग लगती हैं, क्योंकि इवेंट एकदम खास होता है और मशीन अपने आप चलती रहती है, उसमें कोई एहसास नहीं होता। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिलाना सीख जाएं, तो सोचने का एक नया तरीका निकल सकता है जो अब तक किसी ने नहीं देखा। ये तरीका अजीब लग सकता है क्योंकि इसमें दोनों बातें अपने आप में बनी रहती हैं, लेकिन फिर भी जुड़ी रहती हैं। देरिदा की सोच यही थी कि किसी भी बात को एक ही तरह से न देखें, बल्कि उसकी गहराई को समझें, चाहे वो कितना भी उलझा हुआ या विरोधाभासी क्यों न हो। यही सोच
उनकी पीढ़ी की पहचान थी। इस शब्द का मतलब ये है कि उस समय के सोचने वाले कभी पुराने या बेकार नहीं होंगे, उनकी बातें हमेशा ताजा और दिलचस्प रहेंगी। ये पीढ़ी अपनी सोच में सच्ची और अलग थी। देरिदा की सोच में शुद्धता यानी पवित्रता का भी जिक्र है, लेकिन उनके हिसाब से कोई भी चीज पूरी तरह से शुद्ध या साफ नहीं होती। उसमें हमेशा मिलावट या फर्क मौजूद रहता है। पुरानी सोच में माना जाता था कि सब कुछ शुरू में बिल्कुल शुद्ध था, बाद में ही उसमें बदलाव आया। लेकिन देरिदा कहते हैं कि असल में कोई भी बात बिल्कुल साफ नहीं होती। हर एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी और थोड़ी बदलती हुई रहती। फिर भी देरिदा के लिए शुद्धता की एक अपनी अहमियत है। उन्होंने खुद माना कि वे भाषा की शुद्धता को लेकर बहुत सख्त हैं, जैसे उन्हें फ्रेंच में अंग्रेजी शब्दों का मिलना पसंद नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये उनकी कोई नैतिक या सामाजिक सोच नहीं है, बल्कि ये उनके मन की गहराई से निकलती है और कभी कभी खुद उन्हें भी इस बात की वजह से परेशानी होती। उनके लिए शुद्धता का मतलब कोई बिल्कुल साफ चीज नहीं, बल्कि एक ऐसी बात है जिसमें मिलावट भी हो सकती है। वे भाषा के उन खास मुहावरों को पसंद करते थे जो एक ही भाषा में पाए जाते हैं और दूसरी भाषा में आसानी से नहीं समझाए जा सकते। इससे पता चलता है कि एक ही भाषा के अंदर भी बहुत सारे मायने और अर्थ होते हैं जो कभी कभी एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। देरिदा के लिए शुद्धता की असली कीमत यही है कि जब कोई सिर्फ साफ और सही मतलब ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे समझना चाहिए कि हर भाषा में हमेशा कुछ न कुछ फर्क या गहराई जरूर होती। देरिदा की सोच में सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी चीज एकदम अलग या पूरी तरह शुद्ध नहीं होती। हर चीज में दो ताकतें होती हैं, एक जो बिल्कुल अलग और अपनी जगह खास है और दूसरी जो मशीन की तरह बार बार दोहराई जा सकती है। ये दोनों एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं की जा सकती और न ही एक को दूसरी में मिलाया जा सकता है। ये हमेशा एक दूसरे को खींचती है और इनके बीच एक ऐसी सीमा होती है जो साफ नहीं होती। अगर हम अपनी सबसे आम जिंदगी को देखें तो हर अनुभव वक्त से जुड़ा है। हर चीज अभी के पल में होती है, लेकिन इसी पल में हम बीती बातें भी याद करते हैं और आगे की उम्मीद भी रखते हैं। जो अभी हो रहा है वो एक खास घटना है, लेकिन उसी में पुरानी यादें और दोहराव भी छिपा है। मतलब हर अनुभव में कुछ नया भी है और दोहराव भी है। ये दोनों बातें एक साथ चलती हैं। यही देरिदा की सोच की असली बात। इस सोच से 4 बातें निकलती हैं। सबसे पहली बात, कोई भी अनुभव सिर्फ सामने दिखने वाली चीज का अनुभव नहीं है, उसमें बीती और आने वाली बातें भी शामिल हैं। देरिदा इसे ट्रेस कहते हैं, यानी हर अनुभव में बीते हुए का निशान जरूर होता है। दूसरी बात, पुरानी सोच में माना जाता था कि हर चीज का एक ठोस आधार है, लेकिन देरिदा बताते हैं कि असली और नया दोनों हमेशा जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। तीसरी बात, अगर शुरुआत में ही फर्क मौजूद है तो कोई भी चीज पूरी तरह साफ या निश्चित नहीं है। हर चीज अपने जैसे नहीं बल्कि अपने से अलग भी होती है, यानी हर चीज में थोड़ा जैसा या वैसा होना जरूरी है। कोई चीज एक जैसी नहीं रह सकती। चौथी बात, अगर फर्क और बंटवारा हमेशा से है तो हर अनुभव में थोड़ी देर भी जुड़ी होती है, सब कुछ फौरन नहीं मिलता। इसलिए देरिदा की सोच यही बताती है कि हर चीज में दोहराव और नया दोनों साथ चलते हैं। कोई भी बात एकदम सीधी, पूरी या शुद्ध नहीं होती। हमेशा थोड़ा फर्क, थोड़ा नया और थोड़ा दोहराव उसमें मिल जाता है। ऐसा लगता है कि मैं हमेशा शुरुआत से थोड़ा पीछे ही रहता हूँ, क्योंकि वो पल हमेशा पहले ही गुजर चुका होता है। मतलब हर अनुभव पूरी तरह सही समय पर नहीं होता, उसमें हमेशा थोड़ी देर हो जाती है। देरिदा इसे समय का बिखराव मानते हैं और इसके लिए उन्होंने एक शब्द भी दिया, अनाक्रोनिज्म। उनके मुताबिक जब समय अपनी जगह से हट जाता है तो इंसाफ भी नहीं हो पाता, सब कुछ थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है। अब तक की बात बहुत आसान है,
लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। देरिदा का तजुर्बा उस एहसास पर टिकता है जिसमें इंसान खुद को महसूस करता है। इस सोच को पुराने जमाने के दार्शनिकों ने भी माना था, जब उन्होंने कहा था कि सबसे ऊंचा एहसास वो है जब सोचने वाला खुद के बारे में सोचता है। देरिदा बताते हैं कि जब इंसान खुद को महसूस करता है तो उसके अंदर हमेशा कुछ और भी शामिल होता है। यानी जब मैं खुद के बारे में सोचता हूँ तब भी मेरे अंदर कोई दूसरा या कुछ अलग मौजूद रहता है। देरिदा के हिसाब से अपनी बात खुद सुनना यानी खुद से बातचीत करना कभी पूरी तरह एक जैसा नहीं होता। उसमें हमेशा थोड़ा फर्क या गैप रह जाता है, जिसकी वजह से मैं खुद को बोलने वाला भी हूँ और सुनने वाला भी हूँ। जब हम अपने आप से बात करते हैं तो उसमें हमेशा बीते वक्त की झलक और आगे की उम्मीद दोनों होती है। इसलिए हर पल में थोड़ा फर्क, थोड़ा इंतजार और थोड़ा गुजरा हुआ वक्त शामिल रहता है। यही फर्क इंसान के अनुभव को हमेशा अधूरा, गहरा और अलग बनाता है। ये फर्क या छोटा सा गैप ही ट्रेस कहलाता है, जिसमें हर बार दोहराव छिपा रहता है। ये गैप सुनने और बोलने के उसी पल में भी होता है। देरिदा बताते हैं कि जैसे आंख झपकने जितनी देर होती है, वैसे ही हर एहसास में भी एक हल्का सा अंतर जरूर रहता है। जब कोई खुद को शीशे में देखता है तो उसे अपने आप से थोड़ी दूरी बनानी ही पड़ती है, जिससे वो देखने वाला भी बन जाता है और देखे जाने वाला भी। मगर ये जो बीच का फासला है वो कभी दिखाई नहीं देता, वो हमेशा छुपा रहता है। इसी वजह से इंसान खुद को पूरी तरह देख नहीं सकता, हमेशा थोड़ा फर्क बना रहता है। देरिदा कहना चाहते हैं कि यही फासला या अंतर हर एहसास में जरूरी है, चाहे वो देखने का हो, सुनने का या महसूस करने का। अब एक और जगह पर चलें, जहां देरिदा राज यानी सीक्रेट की बात करते हैं। यहाँ वो बताते हैं कि जब हम किसी बात से इनकार करते हैं तो कभी कभी उसी इनकार में हामी भी छुपी होती है। जैसे अगर कोई अपनी चाहत से इनकार करता है तो असल में उसके दिल में वही बात छुपी रहती है। इस वजह से जब हम कोई राज रखते हैं तो हमें उसे खुद से भी कहना पड़ता है। मतलब किसी भी राज को रखने के लिए पहले उसे अपने आप से शेयर करना पड़ता है। जब हम ऐसा करते हैं तो राज का एक निशान बन जाता है, जो कभी न कभी दूसरों तक भी पहुंच सकता है। इस तरह से राज हमेशा थोड़ा थोड़ा बांट ही दिया जाता है, वो कभी पूरी तरह अकेला नहीं रहता। इस सोच के मुताबिक कोई भी राज असल में सिर्फ एक इंसान का नहीं होता, उसमें थोड़ा हिस्सा औरों का भी होता है। इसीलिए हर राज अपने आप में आधा छुपा और आधा बताया हुआ रहता है। देरिदा अपनी किताब में समझाते हैं कि लोकतंत्र और सत्ता दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन इन दोनों में हमेशा टकराव भी रहता है। सत्ता यानी जो सबसे ऊपर है, वो अपनी ताकत को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, सब कुछ खुद ही करना चाहता है और उसे दूसरों को कोई वजह भी नहीं बतानी होती। मतलब असली सत्ता हमेशा छुपी और अकेली रहना चाहती है। वहीं लोकतंत्र में ताकत को सबके साथ बांटना जरूरी होता है, उसमें हर फैसले की वजह बतानी पड़ती है और सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। इसी वजह से लोकतंत्र में ताकत का सही इस्तेमाल और उसका बंटवारा दोनों जरूरी हो जाते हैं। देरिदा बताते हैं कि असली सत्ता कभी पूरी तरह अकेले नहीं रह सकती, उसे थोड़ा बहुत बंटना ही पड़ता है, भले ही थोड़े समय के लिए हो। जब भी ताकत का सही मतलब सिर्फ एक के पास हो जाए और बाकी सबको हटा दिया जाए तो वही सबसे बुरा हाल होता है। यही देरिदा के हिसाब से सबसे बड़ी बुराई है, जब एक की सत्ता सबसे ऊपर हो जाती है और बाकी सबकी कोई जगह नहीं बचती। अपने पूरे जीवन में देरिदा इसी सोच पर कई तरह से लिखते रहे। उनके लिए असली खतरा तब है जब कोई इंसान या सत्ता सबको मिलाकर सिर्फ एक बना देना चाहती है, यानी बाकी सबको मिटा देना या अपनी तरह बना लेना। जब फर्क मिट जाता है और हर कोई एक जैसा हो जाता है,
वहीं से सबसे बड़ी हिंसा शुरू होती है। देरिदा के हिसाब से यही सबसे बुरी स्थिति है, जब एक की ताकत बाकी सबको पूरी तरह दबा देती है और अलग अलग होने की जगह ही खत्म हो जाती है। देरिदा के हिसाब से सबसे बुरा हाल तब होता है जब कोई भी ताकत या देश बाकी सबको पूरी तरह खत्म करने या खुद में मिला लेने की कोशिश करता है। आज के दौर में जब दुनिया एक दूसरे से जुड़ती जा रही है, तब देश और सरहदें कमजोर हो गई हैं। अब दुश्मन को पहचानना मुश्किल हो गया है, क्योंकि लड़ाई अब देशों के बीच नहीं, बल्कि हर जगह और हर इंसान के अंदर चल रही है। पहले जब जंग होती थी तो पता रहता था कि किससे लड़ना है, लेकिन आज ये फर्क मिट गया है। अब हर कोई दूसरों से खतरा मानता है और इसी वजह से हर किसी को हटाने या खत्म करने की सोच बढ़ गई है। ये सोच सबसे बुरी है, क्योंकि इसमें दुश्मन की कोई गिनती नहीं, हर दूसरा इंसान खतरा बन सकता है। इसी वजह से ये हिंसा पहले से भी ज्यादा डरावनी और खुद को खत्म करने वाली हो गई है। देरिदा हमेशा कहते हैं कि उनकी सोच का मकसद सबसे ज्यादा हिंसा को रोकना और सबसे कम नुकसान वाली सोच की तरफ बढ़ना है। वो बताते हैं कि जैसे जैसे दुनिया जुड़ती जा रही है, इंसानों को एक दूसरे से जोड़ने वाली चीज का दायरा भी बड़ा होना चाहिए, जिसमें हर कोई शामिल हो, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ तक कि जानवर भी। देरिदा मानते हैं कि असली इंसाफ तब है जब हम सबका स्वागत खुले दिल से करें, बिना किसी शर्त के, बिना किसी पहचान या पूछताछ के। सबको दोस्त की तरह अपनाना चाहिए, न कि दुश्मन मानकर हटाना या डरना चाहिए। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि बिना शर्त स्वागत करना आसान नहीं है, इसमें खतरा भी है। फिर भी असली इंसानियत इसी में है। यही खतरा बताता है कि सरहदों को पूरी तरह खोल देना भी सबसे अच्छा हल नहीं है, ये बस कम बुरा या कम नुकसानदायक है। पूरी तरह खुलापन असल में मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हमेशा कुछ न कुछ शर्तें या सीमाएं रहेंगी। जब भी हम दूसरों का स्वागत करते हैं, तब भी हमें तय करना पड़ता है कि किसे अंदर आने देना है, मतलब थोड़ा बहुत रोक टोक रह ही जाती। अतिथि सत्कार में एक तरफ दूसरों को अपनाने की ताकत होती है, तो दूसरी तरफ खुद को सुरक्षित रखने की चाह भी बनी रहती है। इसी वजह से असली खुलापन कभी पूरी तरह हासिल नहीं हो पाता। देरिदा कहते हैं कि जब तक हर किसी के लिए दरवाजे पूरी तरह नहीं खुलते, तब तक हमें अपनी कोशिशों की कमी भी समझनी चाहिए और उन्हें आलोचना के नजरिए से देखना चाहिए। ये आलोचना भी अधूरी रहती है, क्योंकि इंसाफ पूरी तरह कभी नहीं हो सकता। अब डिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ये देरिदा का सबसे मशहूर शब्द है। इसका मतलब है किसी सोच या बिल्डिंग को जड़ से अलग अलग करना और उसके पुराने बनाए गए ढांचे या नियमों को समझना और तोड़ना। जैसे पुराने जमाने में माना जाता था कि हर चीज की एक असली पहचान या सच्चाई है और बाकी सब दिखावा है। डिकंस्ट्रक्शन कहता है कि दिखावे को असली पहचान से ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ अपनी नजर से ही समझते हैं। देरिदा का कहना है कि असली सच्चाई कभी एकदम साफ और अकेली नहीं होती, उसमें हमेशा थोड़ा फर्क, थोड़ा बंटवारा और अलग अलग पहलू शामिल होते हैं। डिकंस्ट्रक्शन का असली मकसद ये है कि हर सोच, हर नियम को उलट पलट कर देखें, उसमें छिपी परतें समझें और कभी भी एक ही जवाब को आखिरी ना माने। इस सोच से पता चलता है कि असलियत और दिखावा अलग अलग नहीं है, बल्कि असलियत भी दिखावे में ही मिल जाती है। जो चीज पहले कम अहम मानी जाती थी, उसी में सच्चाई भी छुपी रहती है। पुराने जमाने में जब असलियत और दिखावे के बीच फर्क किया गया, तो ये भी एक तरह का फैसला था जो हर सोच में गहराई से जुड़ गया। देरिदा के हिसाब से असलियत और दिखावे के इस फर्क को पूरी तरह साफ करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर अनुभव में हमेशा थोड़ा सा फर्क या उलझन रहती है। ये फर्क कभी कभी इतना छोटा होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान नहीं जाता, लेकिन जब ध्यान देते हैं तो लगता है कि अभी जो देख रहे हैं उसमें बीती बातें और आगे की उम्मीद भी छुपी। देरिदा इसी फर्क को डिफरेंस कहते हैं। ये शब्द बताता है कि हर सोच और हर चीज में थोड़ा थोड़ा बदलाव और समय का असर होता है।
पुराने समय में जिन शब्दों को कमतर माना जाता था, अब वही शब्द सबसे गहरे मायने रखने लगे हैं, क्योंकि इन्हीं में सबका मेल और असली बदलाव छुपा है। डिकंस्ट्रक्शन के इस पहले मतलब के अलावा देरिडा ने इसे कानून और इंसाफ से भी जोड़ा। उन्होंने बताया कि डिकंस्ट्रक्शन दो तरीके से काम करता है। एक तरीका है कि किसी सोच या कानून के पीछे छुपी उसकी पूरी कहानी या इतिहास को समझना, और दूसरा तरीका है कि किसी भी चीज की बनावट या उसकी उलझनों को देखना, भले ही उसका इतिहास पता ना हो। दोनों ही तरीकों में डिकंस्ट्रक्शन का असली मकसद किसी भी एक जवाब या सोच को आखिरी नहीं मानना, बल्कि हमेशा उसमें छुपे फर्क और नए मायनों को ढूंढते रहना है। देरिडा कहते हैं कि इंसाफ देने के लिए सबसे पहली मुश्किल ये है कि इंसाफ के लिए फैसला करते वक्त इंसान को आजाद भी होना चाहिए और जिम्मेदार। एक तरफ इंसाफ करने के लिए नियमों का पालन जरूरी है, लेकिन अगर कोई जज सिर्फ कानून की लाइन पर चलता है तो वो बस सही है, लेकिन इंसाफ नहीं है। हर फैसला अलग होता है, हर केस में नई समझ चाहिए, और कोई भी लिखी लिखाई किताब सबकी गारंटी नहीं देती। अगर कोई जज बस कोड की तरह फैसले करता है तो वो मशीन बन जाता है। ज्यादा सख्त नियम या पूरी आजादी दोनों ही सही इंसाफ नहीं है। असली फैसला हमेशा बीच में लटका रहता है, और इसी वजह से इंसाफ पूरी तरह हासिल करना नामुमकिन है। दूसरी मुश्किल ये है कि हर फैसला करते वक्त जज को ये लगता है कि जो मामला उसके सामने है वो बिल्कुल अलग है और पुराने नियमों में फिट नहीं बैठ। ये उलझन इंसाफ की असली पहचान है, क्योंकि हर बार फैसला करते वक्त इंसान इसी उलझन में पड़ता है कि क्या करना सही है। यही वजह है कि सही इंसाफ हमेशा आने वाले कल में ही रहता है। वो कभी पूरी तरह आज के दिन नहीं मिल सकता। या तो नियम नहीं माना गया तो गलत है, या फिर नियम मान लिया तो उसकी असलियत नहीं रही तो भी गलत है। यही कशमकश हर वक्त बनी रहती है। तीसरी मुश्किल ये है कि सही इंसाफ देने में वक्त नहीं मिलता, सब कुछ फौरन करना पड़ता है, लेकिन इंसान के पास पूरी जानकारी कभी नहीं होती। जब फैसला लेना होता है तब वक्त कम होता है और जानकारी भी अधूरी रहती है। इसी वजह से फैसले में एक तरह की बेचैनी या पागलपन आ जाता है। इसलिए इंसाफ हमेशा एक ऐसी चीज है जो आने वाली है लेकिन कभी पूरी नहीं मिलती। यही सोच देरिडा के डिकंस्ट्रक्शन की असली पहचान है। हर सवाल में थोड़ा फर्क, थोड़ा इंतजार और हमेशा कुछ अधूरापन। देरिडा की सोच के हिसाब से डिकंस्ट्रक्शन का असली मतलब यही है कि जब भी हम किसी भी चीज को, चाहे वो कोई भी विचार हो या कोई भी नियम, गहराई से समझते हैं तो उसमें हमेशा हमें ऐसा हिस्सा मिलता है जो नामुमकिन लगता है। यानी जो चीज असंभव लगती है वही उसकी असली ताकत बन जाती है। हर चीज में जो फर्क, जो अधूरापन या जो उलझन है, वहीं से उसके असली मायने निकलते हैं। इंसाफ भी हमेशा पूरा नहीं हो सकता, लेकिन इसी नामुमकिन को बार बार मुमकिन बनाने की कोशिश ही डिकंस्ट्रक्शन है। देरिडा ने मौत के बारे में भी यही तरीका अपनाया। उनके मुताबिक डिकंस्ट्रक्शन का असली मकसद मौत को भी समझना और उसे खत्म करने की कोशिश करना है, यानी मौत को मात देना। असली डिकंस्ट्रक्शन जिंदगी को सबसे ऊपर रखता है, लेकिन ये जिंदगी हमेशा मौत से जुड़ी रहती है। मतलब डिकंस्ट्रक्शन का असली महत्व जिंदगी और जिंदा बचे रहने में ही है, जो हर बार खुद को दोहराता और नया बनाता रहता है। यही सोच हर इंसान को आगे बढ़ने और हमेशा सवाल करने के लिए तैयार करती है।